हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीरियस केमिस्ट्री 2019 का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, ज्योमेट्रीज पढ़ी होंगी केमिस्ट्री में। ज्योमेट्रीज में आप क्या करते हो? हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हो, जिसमें आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जाते हो, जिसकी वजह से आप देखते हो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 होती है, sp sp2 sp3 sp3d। ये आपकी क्या है? सारी की सारी हाइब्रिडाइजेशन, जिसके बेस पे आप पे क्या बनती है? ज्योमेट्री बनती है। ठीक है, अब आपको कंपाउंड दिए हैं CH3F HCHO। ये जो आपको कंपाउंड दिए हैं, आपने इनके बेस पे ज्योमेट्री बतानी है। सबसे पहले आपके पास क्या है? CH3F। क्या है? CH3F। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। या आप जब ज्योमेट्री बनाओगे, हाइब्रिडाइजेशन करोगे, उसके बाद जब आपकी ज्योमेट्री बनेगी तब आपको समझ आएगा। ये आपके +1 का टॉपिक है। ठीक है, CH3F कौन सी ज्योमेट्री बनाता है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। HCHO कौन सी बनाता है? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, HCN कौन सी बनाता है? लीनियर। और NH3 कौन सी बनाता है? ट्राइगोनल पिरामिडल। मेन आपको NH3 की पूछी जाती है। NH3 कौन सी ज्योमेट्री बनाता है? ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्योमेट्री पूछी जाती है पेपर में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। CH3F आपकी क्या बनाती है? टेट्राहेड्रल। HCHO बनाती है ट्राइगोनल प्लेनर। अमोनिया आपकी बनाती है, HCN आपकी बनाती है लीनियर। अमोनिया NH3 आपकी बनाती है ट्राइगोनल पिरामिडल। अमोनिया को याद रखना, अमोनिया कौन सी ज्योमेट्री बनाता है? ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, चलें आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी स्मॉल इनसोल्यूबल पार्टिकल इन अ लिक्विड सेपरेटेड फ्रॉम। याद रखना, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल यही स्टेटमेंट को चेंज करता है। एक तो होता है सोल्यूबल पार्टिकल, एक होता है आपके इनसोल्यूबल पार्टिकल। ठीक है, जो सोल्यूबल नहीं होते हैं सॉल्यूशन में। सोल्यूबल यहां पे क्या बोला है? स्मॉल। यानी आपके पास दो टाइप के होंगे, स्मॉल सोल्यूबल पार्टिकल होंगे और एक क्या होंगे? स्मॉल इनसोल्यूबल पार्टिकल। स्मॉल सोल्यूबल पार्टिकल आपके वो होते हैं जो लिक्विड में क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। लिक्विड में क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? डिकांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिकांटेशन। जो आपके स्मॉल पार्टिकल सॉल्यूशन यानी लिक्विड में सोल्ड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डिकांटेशन। जो आपके स्मॉल पार्टिकल लिक्विड में इनसोल्यूबल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। ये दो नाम याद रखने हैं। एक तो आपको सोल्यूबल पूछा जाता है, जो स्मॉल पार्टिकल लिक्विड में सोल्यूबल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डिकांटेशन। ठीक है, जो इनसोल्यूबल पार्टिकल, स्मॉल इनसोल्यूबल पार्टिकल लिक्विड में डिसोल्व नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगर स्मॉल सोल्यूबल पूछा होता तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होता है। ठीक है, चलें आगे। फिर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट डिटेक्टेड बाय लिजाइन टेस्ट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लिजाइन टेस्ट क्या होता है। ठीक है, लिजाइन टेस्ट में आप किसका यूज करते हो? नाइट्रोजन का। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कौन कौन से एलिमेंट का यूज होता है। लिजाइन टेस्ट में नाइट्रोजन का यूज होता है, सल्फर का यूज होता है और आपकी हेलोजन गैसेस का यूज होता है। किसका यूज होता है? हेलोजन गैसेस का।
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी क्या है आपकी हेलोजन गैसेज हैं, ठीक है। आपके पास इसमें नाइट्रोजन का यूज होता है, सल्फर का यूज होता है और हेलोजन का यूज होता है, ठीक है। हेलोजन में मैंने आपको ग्रुप बता दिया, ठीक है। अब लेजाइन टेस्ट क्या होता है? लेजाइन टेस्ट में आप क्या करते हो, एक टेस्ट ट्यूब लेते हो, ठीक है, उसमें आप क्या डालते हो, सोडियम मेटल। क्या डालते हो? सोडियम मेटल। सोडियम मेटल जब आपने डाला, उसमें या तो आप नाइट्रोजन डालोगे साथ में, या तो सल्फर, या तो हेलोजन में से कोई भी एलिमेंट, ठीक है। जब आपने कोई, मान लो मैंने सल्फर डाल दिया, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने पे ये जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको सोडियम आयनिक कंपाउंड में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है? आयनिक कंपाउंड में। क्या किया हमने, नाइट्रोजन, सल्फर और आपके जो हेलोजेंस हैं, उनमें से किसी को भी आप टेस्ट ट्यूब में सोडियम मेटल के साथ डालोगे तो क्या होगा, जब आप उसको हीट करोगे, हीट करने पे क्या होगा, वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजन में से कंपाउंड जो भी आपने डाला होगा, उसको क्या आयनिक में चेंज कर देगा। उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, लेजाइन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, लेजाइन टेस्ट। अब इन्होंने पूछा है एलिमेंट कैन नॉट डिटेक्टेड, यानी नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन में से छोड़ के कौन सा एलिमेंट जो है वो लेजाइन टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होता है। आयोडीन आपका क्या है, हेलोजन। क्लोरीन भी आपका क्या है, हेलोजन। एक आ गया आपका सल्फर और एक आपका नाइट्रोजन होता है, तो यानी फोस्फोरस आपका कैन नॉट डिटेक्टेड। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलें आगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल। आइसोमरिज्म क्या होता है? सबसे पहले तो आइसोमरिज्म पता होना चाहिए। आइसोमरिज्म होता है सेम केमिकल फॉर्मूला, सेम केमिकल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर। आपका आइसोमर में केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है और डिफरेंट क्या होता है, उसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। एल्कोहल, एल्डिहाइड और साइनाइड और अल्काइल हैलाइड, आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर इज नॉट पॉसिबल। अल्कोहल आपका पॉसिबल है, एल्डिहाइड भी आपका पॉसिबल है और साइनाइड भी आपका पॉसिबल। ये जो तीन है, इनको हम चेंज करके, यानी इनकी केमिकल फॉर्मूले को विदाउट चेंज किए हम इनके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। इनके स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पर अल्काइल हैलाइड तो एक ही एक्स है, इसको कैसे चेंज करोगे? तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी सेम केमिकल फॉर्मूला, डिफरेंट इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। Fisher projection represent the molecule is an eclipsed conformation. Newman projection can be represent in staggered and skew conformation. या Fisher projection of the molecule is most stable conformation. आपको पता है फिशर प्रोजेक्शन क्या होती है, जिसमें हम स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। यानी आपने जब डी ग्लूकोज बनाया होगा, जब डी ग्लूकोज को हम एल ग्लूकोज में चेंज करते हैं तो क्या करते हो, OH यहाँ पे लगा होता है, H यहाँ पे लगा होता है, ऐसे लगा होता है, तो यहाँ कंफर्मेशन क्या आती है, OH यहाँ कर देते हैं और H यहाँ कर देते हैं जब हम डी ग्लूकोज को एल ग्लूकोज में चेंज करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इज मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कैसे हो सकता, अगर मोस्ट स्टेबल होता तो हम इसको चेंज ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसकी यही क्या होगी, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट होगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा तुम्हारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोनोमर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 6
इज आर, जो कौन सा मोनोमर आपका यूज होता है नाइलॉन 6 के लिए? सबसे पहले आप देखो यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड। इसके लिए जो मोनोमर यूज होता है वो यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड ही यूज होता है। यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड के लिए आपके पास जो मोनोमर यूज होता है वो यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड ही होता है। फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड में भी आपके पास सेम मोनोमर यूज होता है, ठीक है। हेक्सामिथाइल डाइमीन एंड एडिपिक एसिड, इसके लिए कौन सा सिंथेसिस के लिए कौन सा मोनोमर यूज होता है? नाइलॉन 6 ये आपको मोनोमर दिया है, इससे किसकी सिंथेसिस होती है? नाइलॉन 6 की। किसकी होती है? नाइलॉन 6 की। याद कर लेना, हेक्सामिथाइल डाइमीन एंड एडिपिक एसिड, इस मोनोमर से किसकी सिंथेसिस होती है? नाइलॉन 6 की। क्वेश्चन क्या पूछा है? नाइलॉन 6 की सिंथेसिस कौन करता है? वो आपका करता है कैप्रोलैक्टम। किसकी करता है? नाइलॉन 6 की। क्योंकि कैप्रोलैक्टम क्या होता है? मैन मेड होता है। क्या होता है? मैन मेड होता है, खुद से बनाया जाता है, ठीक है। दो चीजें याद रखनी है, हेक्सामिथाइल डाइमीन एंड एडिपिक एसिड, ये मोनोमर किसकी सिंथेसिस करते हैं? नाइलॉन 6 की, ठीक है। कैप्रोलैक्टम जो आपका मैन मेड होता है, खुद से बनाया जाता है, ये मोनोमर किसकी सिंथेसिस करता है? नाइलॉन 6 की सिंथेसिस करता है, ठीक है। चलें आगे, फिर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? When hot water is placed on empty water bottle, जब आप किसी गर्म पानी को प्लास्टिक की बोतल में डालते हो, the bottle keeps its shape, the bottle keeps its shape and does not soften. What type of plastic? यानी जब आपने किसी गर्म पानी को प्लास्टिक की बोतल में डाला, उसके बाद वो शेप चेंज कर गया, यानी आपके पता है कंप्रेस हो जाती है गर्म पानी डालने से प्लास्टिक की बोतल, उसके बाद उसकी शेप वैसी की वैसी रहती है, वो दोबारा से चेंज नहीं होती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग। क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग। कि एक बार जो आपकी प्लास्टिक चेंज होगी, उसको हम वापिस उस पोजीशन में, यानी जिस पोजीशन में वो प्लास्टिक थी, उसको हम वापिस उस पोजीशन में नहीं ला सकते, ठीक है। एक बार आपकी प्लास्टिक चेंज होगी तो वापिस वो उस प्लास्टिक पोजीशन में नहीं आती, वो क्या होती है? थर्मोसेटिंग। और थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? एक बार जो आपकी प्लास्टिक चेंज हुई, उसको हम वापिस उस पोजीशन में ला सकते हैं। दो वर्ड है, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? अगर आपने गर्म पानी डाला, प्लास्टिक चेंज हुई, उसको हम वापिस प्लास्टिक को उस पोजीशन में ला सकते हैं, ठीक है। पर थर्मोसेटिंग में एक बार जो आपकी प्लास्टिक चेंज हो गई, उसको वापिस हम उस पोजीशन में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोला है? हॉट वाटर इज प्लेस्ड इनटू एम्प्टी वाटर बॉटल, द बॉटल कीप्स द शेप, डज नॉट सॉफ्टन, मतलब द्वारा वो सॉफ्ट होके द्वारा वापिस पोजीशन में नहीं जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग पॉलीमर। क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग पॉलीमर। याद रहेंगे दो वर्ड, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, ठीक है। चलें आगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द स्टेट फंक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द स्टेट फंक्शन? Q प्लस W, क्या है? Q प्लस W कौन सी है? ये कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। क्या बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बोलता है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या बोलती है? गिब्स फ्री एनर्जी क्या बोलती है? डेल्टा G
इज इक्वल टू H माइनस टी डेल्टा S, डेल्टा G इज इक्वल टू H माइनस टी डेल्टा S, यानी Q प्लस W क्या आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक है, H माइनस टी एस क्या आपका गिब्स फ्री एनर्जी है, क्या है गिब्स फ्री एनर्जी। ये दोनों क्या हो गए आपके स्टेट फंक्शन हो गए, तो बचा कौन Q और W, ये तो होंगे नहीं। पूछा है कि कौन से स्टेट फंक्शन है, फर्स्ट और फोर्थ, कौन से हैं फर्स्ट और फोर्थ आपके क्या है स्टेट फंक्शन। फर्स्ट वाला आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, फोर्थ आपका गिब्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, फॉर्मूले याद रखना, कभी कभार डायरेक्ट पूछ लेते हैं। चलें आगे फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ सर्टेन रिएक्शन डेल्टा जी नोट, वही क्वेश्चन आ गया है, कौन सा है गिब्स फ्री एनर्जी वाला। गिब्स फ्री एनर्जी, इसमें क्या किया है डेल्टा जी इज इक्वल टू H माइनस टी डेल्टा S। ठीक है, क्या करेंगे, आपको डेल्टा जी की वैल्यू दी है, क्या दी है -45 किलो जूल पर मोल, एंड डेल्टा H की वैल्यू क्या दी है -19 किलो जूल पर मोल, माइनस at 0 degree Celsius, what is the minimum temperature at with this reaction? Minimum temperature at this reaction will become spontaneous. Delta H naught and delta S naught are independent nature. आपको डेल्टा H की वैल्यू दी है, आपको डेल्टा G की वैल्यू दिया है, इससे आप क्या कर सकते हो डेल्टा S की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मैथमेटिकल है, आप कर लोगे। डेल्टा G की वैल्यू मैंने पुट कर दी, डेल्टा H की वैल्यू पुट कर दी आपने, इससे इंथैल्पी यानी डेल्टा S की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब आप बोल रहे होंगे कि मैडम T कहां गया ये वाला, अब हम T निकालेंगे। जो आपका आंसर आएगा, मान लो यहाँ पे आंसर आया 0.1, ठीक है, आप क्या करोगे, इन्होंने क्या बोला था रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस अज्यूम दैट डेल्टा H नोट डेल्टा S नोट आर इंडिपेंडेंट टेम्परेचर, क्या है आपका इंडिपेंडेंट टेम्परेचर, यानी ये जो वैल्यू आई है इसको आप क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे, जो आपके पास डेल्टा S की वैल्यू आई है उसको आप डेल्टा G की वैल्यू यानी डेल्टा H की वैल्यू से क्या करोगे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, क्या करोगे डेल्टा H की वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। आपने गिब्स फ्री एनर्जी ली है, गिब्स फ्री एनर्जी ली है, डेल्टा G की वैल्यू आपको दी है, डेल्टा S की वैल्यू आपको दी है, आपने क्या कर दिया डेल्टा S की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद आपको टेम्परेचर दिया है, इंडिपेंडेंट टेम्परेचर दिया है, यानी आप क्या करोगे जो आपको वैल्यू आई है उसको आप क्या करोगे डेल्टा H की वैल्यू से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे आएगा 546 केल्विन, कैलकुलेट कर लेना 546 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट है द PCl5 मोलिक्यूल ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल किसकी बताई मैंने, अमोनिया की, NH3 की। PCl5 की क्या होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, therefore the hybridization of p orbital should be, आपके पास स्ट्रक्चर है PCl5, क्या ज्योमेट्री बताइए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले फॉस्फोरस का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 15, क्लोरीन का आपको पता है 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2p6 3s2 3p3, इसमें आपकी क्या आएगी 1s2 15 हो गए, यहाँ पे 3p, यहाँ पे 3 और आ सकते हैं 18 हो जाएंगे। 2 आपके बचे वो किस में आएंगे 4s में, और 3d में कितने आएंगे 18 19 20 हो गए। आपके कितने बनाने हैं 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17,
17 बनाने हैं तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके पास 3p5। ठीक है, कितने आ गए 3s2 3p5। यानी फॉस्फोरस के लास्ट में बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास 3 4 5। कितने बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। ठीक है, और क्लोरीन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। 3s2 3p5, यहां पे 3s2 3p3। लग गया पता। फॉस्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो हम क्या करते हैं, अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके बेस पे हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगी। फॉस्फोरस का है 3s2 3p3, क्लोरीन का है 3s2 3p5। अब यहां पे बॉन्ड बनाओ 3s2 3p3। ठीक है, 3s2 3p3। क्लोरीन कितने हैं 5, यानी हमने 5 क्लोरीन जोड़ने हैं। तो यहां पे 3 जुड़ेंगे, हमें 2 और जोड़ने हैं। इस इलेक्ट्रॉन को हम शिफ्ट कर सकते हैं, पर ये शिफ्ट कहां पे होगा 3s 3p। इसके बाद क्या आता है आपके पास, इसके बाद क्या आता है डी का ऑर्बिटल आता है ना, तो यहां पे क्या आएगा डी आ गया। डी का बना लिया आपने। अब क्लोरीन जोड़ो, ये एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी हम यहां पे क्या कर सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं और यहां पे आपका एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अब क्लोरीन जोड़ो, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, यानी 5 क्लोरीन जोड़ने थे। ये आपका s ऑर्बिटल है, ये आपका p है और ये आपका d है। p में कितने जोड़े 3, d में 1। sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या है dsp3 यानी sp3d, ये आपकी क्या है हाइब्रिडाइजेशन, ये आपकी क्या है हाइब्रिडाइजेशन। समझ आ गया। तो यही पूछा था इन्होंने कि PCl5 में आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। आपका स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। क्या स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। पी सेंटर में एक क्लोरीन यहां पे, एक क्लोरीन यहां पे, एक क्लोरीन यहां पे, एक क्लोरीन यहां पे और एक क्लोरीन यहां पे। 7 लास्ट इलेक्ट्रॉन में 7 थे, यहां पे 6 और ये 7। इसने ऑक्टेट पूरा कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और पी ने कितने बनाने थे 5 थे ना, तो ये उसके 5 बॉन्ड। तो ये था आपका ट्राइगोनल बायोपिरामिडल स्ट्रक्चर। समझ आ गया। चलें आगे। नेक्स्ट है फॉर एन आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू। आपने देखना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। द स्पीड ऑफ ऑल गैसेस मॉलिक्यूल इज सेम, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मोल गैसेस आर नॉट सेम, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल इज जीरो, देयर इज नो इंटरेक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल। आपके पास गैसेस मॉलिक्यूल हैं जो कि बहुत दूर दूर होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। कुछ गैसेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सेम भी हो सकती है, कुछ गैसेस की आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सेम नहीं होगी। ठीक है, इंटरेक्टिव फोर्सेस तो इनके बीच में होंगी नहीं, इनके बीच में वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं गैसेस मॉलिक्यूल में, आप सभी को पता है। तो इनके बीच में इंटरेक्टिव तो होंगी नहीं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगी, पर इनके बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो इन्होंने क्या बोला है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल इज जीरो। काइनेटिक एनर्जी गैसेस मॉलिक्यूल की सेम भी हो सकती है और सेम नहीं भी हो सकती है, और आपकी जो इंटरेक्शन होती है गैसेस मॉलिक्यूल की वो नहीं होती है, क्योंकि उसमें वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। और पोटेंशियल एनर्जी आपकी गैसेस मॉलिक्यूल की होती है। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है,
तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल इज 0, यानी ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, सही। ठीक है, जो कि इन्होंने नहीं पूछा था। काइनेटिक एनर्जी 0 भी होती है, 0 नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी आपकी सेम भी होती है, सेम नहीं भी होती है, और गैसेस मॉलिक्यूल में वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन अ प्रोटॉन स्ट्रेटिंग फॉर रेस्ट गेट एक्सेलेरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस of 100 kV. The final speed of the electron and the proton are VE यानी velocity of electron and VP velocity of proton respectively. Which of the following relation is correct? सबसे पहले तो आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास पता होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31। ठीक है, 31। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है आपके पास, ये होता है 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर -27। अब देखो किसका मास ज्यादा है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। जिसका मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। और जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन में देखो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो प्रोटॉन की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यही होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि जो आपकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वो कम क्यों, ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है, ज्यादा, कम होता है प्रोटॉन से, और प्रोटॉन का मास क्या होता है, ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को समझ आए हो। क्वेश्चन बेसिक था सारा, बस आपने याद रखना है। एक तो आपको गिब्स फ्री एनर्जी की रिलेशन पता होनी चाहिए, और एक आपको किसकी पता होनी चाहिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, उसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल आया था। फिर आप प्रोटॉन को देखोगे, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है जिसकी वजह से प्रोटॉन की वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।